हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नॉन टैरिफ बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये आ जाता है या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं जिससे हम ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये अटैम्प्ट किया है और जैसे इंट्रोडक्शन लिखने या टाइप्स लिखने हैं जिस हिसाब से अटैम्प्ट किया, अगर आप उस हिसाब से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बाय एनेबलिंग स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड एक्सेस टू वाइडर मार्केट्स। इंटरनेशनल ट्रेड से आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। कंट्रीज़ अपना माल बाहर भी बेच सकती हैं और बाहर से ख़रीद भी सकती हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और हम अपना माल जो है वाइडर मार्केट्स मतलब पूरे वर्ल्ड में जाके बेच सकते हैं। ट्रेडिशनली कंट्रीज़ यूज्ड टैरिफ्स, ट्रेडिशनल तरीके से जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं या टैरिफ्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपने कंट्री में जो बाहर से ज़्यादा सामान ना आ जाए उसका इस्तेमाल किया जाता था। बट आजकल नॉन टैरिफ बैरियर्स आ गए। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स तो हैं ही, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी काफ़ी मशहूर हो गए हैं। तो टैरिफ बैरियर्स को यूज़ करके इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। हाउएवर with global trade liberalization under institutions like WTO, the use of tariffs had declined. आजकल सब तकरीबन सब मेंबर बन गए हैं WTO के और WTO कहता है फ्री ट्रेड होना चाहिए तो टैरिफ कम करो। इन देयर प्लेस कंट्रीज इंक्रीजिंगली यूज नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसको NTBs भी कहा जाता है। दीज आर रिस्ट्रिक्शंस अदर देन टैरिफ्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिमिट इंटरनेशनल ट्रेड। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी एक तरीका है इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का। समझ की बात, इंटरनेशनल ट्रेड को लिमिट करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का भी एक तरीका है नॉन टैरिफ बैरियर्स। डायरेक्टली टैरिफ नहीं लगाना। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स कैन अफेक्ट द क्वांटिटी, प्राइस और क्वालिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड एंड आर ऑफ्टन लेस ट्रांसपेरेंट देन टैरिफ्स। टैरिफ्स तो ट्रांसपेरेंट है, बाहर से सामान आया, इतना भाई टैक्स लग गया, कहानी खत्म, टैरिफ लग गया इतना, समझ की बात। बट नॉन टैरिफ बैरियर थोड़े से जो है कम ट्रांसपेरेंट है और इनकी वजह से ट्रेड हैम्पर होता है। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसको NTBs भी कहा जाता है आर ऑल दोज गवर्नमेंट मेजर्स, पॉलिसीज और रेगुलेशंस अदर देन टैरिफ्स दैट रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट करने के लिए टैरिफ्स के अलावा जो भी हथकंडे सरकार अपनाती है, सरकार के जो मेजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं या रेगुलेशंस हैं, कुछ भी हैं, सरकार जो भी हथकंडे अपनाती है टैरिफ्स के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। दीज बैरियर्स में भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल भी हो सकते हैं, टेक्निकल और इकोनॉमिक भी हो सकते हैं नेचर में। वाइल सम नॉन टैरिफ बैरियर्स एम टू प्रोटेक्ट हेल्थ, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स का मकसद है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी रखना और एनवायरनमेंट को सेफ रखना। मैनी आर यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ज़्यादातर को इसलिए लगाया जाता है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिसको इंडिजिनस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, वो सेफ रहे, बाहर से माल बेच बेच के हमारी कंट्रियों का बैंड ना बच जाए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहला आ जाता है कोटा। अ कोटा इज अ डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ दैट of goods that can be imported or exported during a specific time period. कोटा क्या है? एक डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि इतनी क्वांटिटी या इतने वैल्यू का गुड्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ध्यान से समझना, कोटा क्या कहता है? इतनी क्वांटिटी या इतना वैल्यू, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। वंस द कोटा लिमिट इज रीच्ड नो फर्दर इंपोर्ट्स आर अलाउड। अगर आपने अपना कोटा एग्जॉस्ट कर दिया कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको कोटा दिया हुआ है सरकार ने, तो उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। कोटास प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय लिमिटिंग फॉरेन सप्लाई। कोटा इसलिए लगाया जाता है कि बाहर से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या वैल्यू का सामान आ पाए, उससे ज़्यादा ना आ पाए। फॉर एग्जांपल, इंडिया इम्पोजिंग लिमिट्स ऑन शुगर इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक शुगर फार्मर्स। तो जो डोमेस्टिक शुगर फार्मर्स हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने बाहर से जो शुगर इंपोर्ट्स होते हैं उन पर कोटा फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा चीनी आप बाहर से नहीं मंगा सकते। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर दिस सिस्टम importers must obtain a license from the government to import certain goods. आपको गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। द लाइसेंस में बी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन और लिमिटेड इन नंबर। लाइसेंस को लेना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है या लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंस ही सरकार इशू करेगी ताकि बाहर से ज़्यादा सामान ना आ जाए। देयर बाय
रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। इस तरीके से सरकार जब इशू ही लिमिटेड लाइसेंस करेगी या प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट रखेगी ताकि हर कोई ले ही ना पाए, तो उससे तो फिर इंपोर्ट्स कम ही होंगे ना। दिस क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड अनसर्टेनिटी इन ट्रेड। इसकी वजह से जो ट्रेड है उसमें अनसर्टेनिटी आती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज आ जाते हैं, ताकि इतना डिले कर दो कि अगला बंदा लाइसेंस ही ना ले। फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर importing defense equipments और फार्मास्यूटिकल्स इज़ वेरी लेंथी एंड अनसर्टेन। सिंपल वर्ड्स में इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना है तो बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई चाहिए, जो कि आम इंसान तो कर ही नहीं पाएगा, तो कोई कर पाएगा जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होगा। तो बाहर से ये चीज़ें मंगवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, VERs। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर एग्रीमेंट्स वेयर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वॉलंटरली रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स to importing countries to avoid stricter trade barriers। सिंपल वर्ड्स में, एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना सामान खुद ही नहीं भेजती क्योंकि उसको लगता है कि उस कंट्री में इतना ज़्यादा जो इंपोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शंस है, हमारा माल जाके वहाँ बिकेगा ही नहीं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे बेचने की। दाउ टर्म्ड वॉलंटरी, ये इसका नाम है वॉलंटरी, बट दे आर ऑफ्टन इम्पोज्ड अंडर प्रेशर। ये अंडर प्रेशर इम्पोज करती कि भाई अगर हमारा सामान वहाँ जा रहा है और उसके ऊपर 100 तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगने हैं, हमारा पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, इससे तो अच्छा हम वॉलंटरीली खुद ही एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, जापान रिस्ट्रिक्टिंग ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स टू द USA इन 1980s। 1980s में जापान ने USA में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि USA की पॉलिसीज़ ही ऐसी थी कि उसका सामान वहाँ जाके बिकना ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमने बेचना ही नहीं, कहानी खत्म। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इसमें क्या क्या आ जाता है? दीज इंक्लूड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो ये कह देती है कि हमने इस पर्टिकुलर टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चीज़ इंपोर्ट करनी है, ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ये रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, सेफ्टी और परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, तभी इंपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इन स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरेंगी, तो वो आएंगी नहीं कंट्री में। ऑल्दो दे प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, दे कैन एक्ट एज ट्रेड बैरियर्स इफ स्टैंडर्ड्स डिफर अक्रॉस कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे तो उन स्टैंडर्ड्स की जो सामान है वो हमारे कंट्री में आएगी नहीं। मेन मकसद तो कंज्यूमर्स को बचाना है, मगर मेन मकसद एक और है कि भाई अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाना। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स फॉर अप्लाइंसेज इन EU एंड USA में जो इलेक्ट्रिक जो स्टैंडर्ड्स है, अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं जो घरों में यूज़ करते हैं या कहीं पे भी यूज़ करते हैं, उनके स्टैंडर्ड अलग है, यूरोपियन यूनियन में देखा जाए और USA में अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एक कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में जाता नहीं कि भाई यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। अब जैसे आप फ़ॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर जो चार्जिंग का जो सिस्टम है या फिर जो प्लग्स वगैरह हैं वो अलग हैं, और अगर आप एशिया वगैरह में आते हैं तो थोड़े अलग हैं। ठीक है, एशिया में क्या इंडिया में लग गया, बाकी जगह अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी measures, SPS। तो sanitary and phytosanitary measures are applied to protect humans, animal and plant health। इनको लगाया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ, एनिमल्स की और प्लांट्स की हेल्थ को बरकरार रखा जाए। ऐसा कोई बाहर से सामान नहीं आना कि इनको नुकसान हो। दे इंक्लूड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, इसमें फूड सेफ्टी की बात आ जाती है, या एनिमल डिजीज़ की बात, या पेस्ट कंट्रोल की बात आ जाती है। एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स रिस्ट्रिक्ट ट्रेड। अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, या कोई बाहर से चिकन आ जाते हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको टीके शीके लगा के बड़ा किया हुआ है, तो वो चीज़ हम लेंगे ही नहीं। हम पहले से ही जो SPS के रूल्स, रेगुलेशंस एंड मेजर्स हैं वो डिसाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि बाहर से अगर आपने जो नॉन वेजिटेरियन सामान लेना है तो उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, वेजिटेरियन सामान लेना है तो उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, पहले से ही सेट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बैन ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स ड्यू टू फियर ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो बेसिकली पेस्ट इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हुई पड़ी है, और पेस्ट इतने ज़्यादा छिड़के हुए हैं कि बाहर से हम कहते हैं भाई इस कंट्री से सामान नहीं लेना। ठीक है, अब जैसे अमेरिका खोल रहा है कि भाई बाहर से जो मॉडिफाइड जो सीड्स हैं वो आएंगे इंडिया में। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो उनको तो ये है कि भाई अमेरिका का सामान खाएंगे, समझ की बात। तो उसके बाद
आ जाता है सब्सिडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अ सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मेकिंग देयर गुड्स चीपर देन फॉरेन प्रोडक्ट्स। जैसे चाइना करता है, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को इतनी सब्सिडीज दो, इतने सस्ते में सामान प्रोवाइड करो, सस्ते में बिजली, सस्ते में जो जगह और इतनी सारी फैसिलिटीज़ दो ताकि उनका सामान ही चीपर बने। सस्ता बनेगा तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को डोमिनेट करेगा। दिस डिस्टॉर्ट फेयर कॉम्पिटिशन एंड फेयर डिस्करेजेस इम्पोर्ट। सिंपल वर्ड्स में दिस डिस्टॉर्ट्स फेयर कॉम्पिटिशन, यहाँ फेयर नहीं आना था, एंड डिस्करेजेस इम्पोर्ट। इससे क्या होता है, फेयर कॉम्पिटिशन रहता नहीं है और जो इम्पोर्ट्स हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम अपना सामान बाहर से मंगाते हैं चाइना से और इतना सस्ता पड़ता है कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स का बैंड बच जाता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन फार्मर्स, वो हमें तो कहते थे सब्सिडी कम करो, खुद अपने जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टम्स प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक ऐसा तरीका है, कस्टम को इतना डिले कर दो सामान खराब हो जाए या पहुंचे ही ना। कॉम्प्लेक्स कस्टम्स प्रोसीजर, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड स्लो क्लियरेंस इंक्रीजेज द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ इंपोर्ट्स। इससे टाइम भी बढ़ जाता है और कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है इंपोर्ट्स की। तो फिर हम कहते हैं इससे तो अच्छा घर पे बना लो, मंगवाना क्यों बाहर से। दीज हिडन बैरियर्स डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड, इनकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है एंटी डंपिंग मेजर्स। Anti-dumping duties are imposed when a country believes that foreign firms are selling goods at a price below cost to capture market. सरकार कभी कभी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगा देती है। ये टैरिफ नहीं है, एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाती है जब सरकार को लगता है कि बाहर वाली कंपनियां आके हमारी जो मार्केट है उसका बैंड बजाने के लिए, उसमें कंपटीशन खत्म करने के लिए, हमारी कंपनी को बंद करने के लिए अपनी कॉस्टिंग से भी सस्ता बेच रही हैं। दाउ प्रोटेक्टिव दे कैन बी मिसयूज्ड एज ट्रेड बैरियर्स। वैसे तो ये अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, मगर फिर भी इनको ट्रेड बैरियर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स। चाइनीज से जो स्टील इंपोर्ट्स आते हैं उसके ऊपर इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। नेक्स्ट आ जाता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। These rules require a certain percentage of product to be produced domestically. तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आप बाहर से मंगवाओ कोई चक्कर नहीं है, मगर इस पूरी प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज इंडिया में ही बनना चाहिए, इसी कंट्री में बनना चाहिए। दिस रिस्ट्रिक्ट्स द यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स लोकल इंडस्ट्रीज़। लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ चीज़ यहीं पे बननी चाहिए, उसका कुछ परसेंटेज यहीं पे बनना चाहिए, सारा का सारा माल बाहर से नहीं आना चाहिए। इसलिए लोकल जो कंट्री है उसमें भी जॉब जनरेशन होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्ड टू यूज़ लोकली मेड प्रोडक्ट्स। उनको कहा गया कि भाई आप लोकली मेड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करोगे, कुछ चीज़ें बाहर से मंगा ली मगर यहाँ पे सारी असेंबली करनी पड़ेगी। Next, government procurement policies, very important. Government may prefer domestic firms when purchasing goods and services, limiting foreign suppliers access to public contracts. सरकार जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपनी लोकल कंपनियों से करेगी ताकि लोकल कंपनी की प्रोडक्शन बढ़े, लोकल कंपनी को एनकरेजमेंट मिले। फॉर एग्जांपल बाय अमेरिकन पॉलिसी इन यूएस गवर्नमेंट परचेजेस। जब भी यूएस गवर्नमेंट कुछ भी परचेज करती है तो वो अपनी कंपनियों से ही खरीदती है, वो बाहर की कंपनियों से कुछ नहीं खरीदती, ठीक है। और हमें कहती है कि इन टाइप के चीज़ें नहीं करनी और फ्री ट्रेड करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल्स। Government may restrict access to foreign exchange, making it difficult for importers to pay for foreign goods. तो जब भी फॉरेन गुड्स की पेमेंट करनी है वो तो डॉलर में करनी है, तो सरकार कुछ ऐसा फॉरेन एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि हम बाहर पेमेंट ही ना कर पाएँ। दिस इनडायरेक्टली रिड्यूसेस इंपोर्ट्स, इससे भी इंपोर्ट्स को डिस्करेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है एम्बार्गोज and trade sanctions. An embargo is a complete ban on trade with a particular country for political or security reasons. Political या security reasons की वजह से एक particular country से आप ट्रेड बिल्कुल बंद कर दोगे, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, जब से वो आया है भाई कभी किसी पे ट्रेड एम्बार्गो लगा देता है, किसी पे टैरिफ लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, सारे मार्केट की बैंड बजाई हुई है। These are extreme forms of non-tariff barriers कि भाई एक कंट्री से बिल्कुल ही काम खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल यूएस ट्रेड एम्बार्गो ऑन क्यूबा, क्यूबा से नहीं करते, ईरान से नहीं करते, समझ की बात। आप कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। नॉन टैरिफ बैरियर्स have become a most significant obstacles in free international trade in the modern era. मॉडर्न एरा में अगर इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करना है तो नॉन टैरिफ बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा अड़ंगा फंसाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेन जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। वाइल सम नॉन टैरिफ बैरियर्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हेल्थ, safety and environment, many are used as disguised protectionist measures. वैसे तो
कुछ चीज़ों में तो भाई हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मगर हर एक चीज़ पे अगर नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगा के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इससे तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी आगे आएगी, फ्री ट्रेड थोड़ी ना आएगा। पूरी उम्र होगी यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ को ढोल बजाते हुए फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड। अब चाइना फ्री ट्रेड करने लग गया तो इनको खुद को नुकसान होने लग गया, तो अब ये कह रहे हैं नहीं जी रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। Excessive use of non-tariff barriers can reduce trade efficiency, distort markets and harm ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम कुछ ज़्यादा ही नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे इससे एफिशिएंसी भी कम होगी और मार्केट्स डिस्टॉर्ट करेंगे, डिस्टर्ब भी रहेंगी और ग्लोबल एफिशिएंसी भी कम होगी। देयरफॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड टू एंश्योर फ्री ट्रेड वाइल सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि जिन चीज़ों पर ज़रूरत है उन्हीं चीज़ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाएँ, हर एक चीज़ पे इनडायरेक्टली उसे रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को फालतू की रिस्ट्रिक्शंस मत लगाई जाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।